आज के जो वक्ता है माननीय अनिरुद्ध जी देशपांडे पुणे के बीएमसीसी महाविद्यालय के लंबे समय तक प्राचार्य थे और इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी केंद्रीय अधिकारी थे। वो पुणे के डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीव सदस्य है और केंद्र की नैक समिति के वो सदस्य है और उसके सलाहकार भी है। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको सेडा बोला जाता है, उनके इस संस्था के वो संस्थापक है। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के वो अध्यक्ष है। सद्य स्थिति में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख ऐसा उनके पास दायित्व है। पुणे में उनके विद्यार्थी उनको ज्यादातर एबीडी के नाम से पुकारते हैं। इसी नाम से पुकार के मैं एबीडी सर से निवेदन करता हूं कि अपना पक्ष रखें। धन्यवाद। प्रबोधन मंच के सभी मान्यवर अधिकारियों को और इस उपक्रम में जो सहभागी हुए हैं ऐसे सभी बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार। वैसे देखा जाए तो हम बड़े विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे देश पर एक संकट छाया हुआ दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना अपना मनोधैर्य कायम रखते हुए अपने कुछ उपक्रमों में, सेवा कार्यों में जुट गए हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही ये समस्या समाप्ति की ओर बढ़ती जाएगी और वही खुशहाली हमें और हमारे समाज को प्राप्त होगी, ऐसी अपेक्षा है। प्रबोधन मंच के इस कार्यक्रम का जो विषय मुझे दिया गया है, मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में चिंतन किया है, पठन किया है, यह विषय कहीं कहीं रखा भी है। तो भी एक पुनरावृत्ति की तरह इस विषय को आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। विषय का शीर्षक दिया है राष्ट्र संकल्पना। बहुत बार इस विषय के बारे में चर्चा होती रहती है कि देश, समाज, राज्य, इस प्रकार के संज्ञाएं होते हुए भी राष्ट्र नाम की कोई एक अलग अवधारणा है क्या? वैसे देखा जाए तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रियासत है, उसमें राष्ट्र कल्पना बहुत पुराने दिनों से आई है। अधिकतम पुराने दिनों में जाना होगा तो ऋग्वेद का उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं। ऋग्वेद के मंत्रों में इसके बारे में उल्लेख हमें दिखाई देता है। राज्य का वर्णन है, वैराज्य का वर्णन है, साम्राज्य का वर्णन है। पृथ्वी से लेकर समुद्र तक चलने वाली राष्ट्र कल्पना का भी उल्लेख है। घरों घरों में मंत्र पुष्पांजलि का उच्चारण होता है और उस मंत्र पुष्पांजलि में हम एक राष्ट्र की कल्पना समाज के सामने रखते हैं, यानी ऋग्वेद ने ही रखी है। इतनी ये पुरानी कल्पना है, इतनी ये सनातन कल्पना है। अगर किसी से ये बात पूछी जाए कि भारत निर्माण कब हुआ, कौन से दिनांक को हुआ, कौन से तिथि को हुआ, तो हम जानते हैं कि हम नहीं कह पाएंगे। कम से कम 5000 सालों का एक ज्ञात इतिहास हमें उपलब्ध है। इस इतिहास में बहुत सारे उथल पुथल हो चुके हैं जो इतिहास में हम पढ़ते हैं। रामायण महाभारत से लेकर आदि शंकराचार्य से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और उसके पहले संतों के जीवन को लेकर, इस सारी प्रक्रिया को आगे आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्वजों ने, पूर्वसूरियों ने बहुत अच्छी तरह से किया है। उसका फल हमें दिखाई देता है। लेकिन उसी के साथ कुछ बातें हैं जिनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना मैं समझता हूं कि आवश्यक होगा।
आज भी हमारे देश में इस राष्ट्र संकल्पना को न मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। हिंदुस्तान कभी एक राष्ट्र था, इस पर उनका विश्वास नहीं। उनका कहना है कि टुकड़े टुकड़ों में बंटने वाले राष्ट्रकों का एक समुच्चय था। वो हमारे कई बार माए बाप ब्रिटिश आए, उन्होंने साधन लाए, रास्ते बनाए, और बाद में ये टुकड़ों टुकड़ों वाला राष्ट्र एक भारत नाम से अस्तित्व में आया। बहुत सारे उदाहरण है कि जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र कल्पना भारत में स्वयं सिद्ध कल्पना है। उसके लिए कोई और सिद्धांत देने की आवश्यकता नहीं। माता भूमि ही पुत्रो पृथिव्या। हम मातृभक्ति को बहुत बड़ा स्थान देते हैं। भारत माता की जय का उच्चारण करने में हमें बहुत स्वाभिमान महसूस होता है। तो हम कहते हैं कि हे भूमि, तू हमारी माता है। उस भूमि के अंदर जो खनिज है, पानी है, इस प्रकार की जो सारी संपत्ति है, उसको हम नमन करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो हमारी सारी परंपरा भूमि से लेकर आकाश तक पंचमहाभूतों का उल्लेख करते करते बहुत सारे अन्य संदर्भों तक हमें दिखाई देता है कि ये एक अखंड जीवन सहस्त्रावधि वर्षों के बारे में हमारे सामने है। एक सनातन राष्ट्र के रूप में भारत हमारे समाज में दिखाई देता है। उसके उदाहरण और उसकी प्रचितियां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे आती है। जिनका मैंने उल्लेख किया उनकी और भी एक धारणा है। उनका कहना है कि ये कोई राष्ट्र हो ही नहीं सकता, इट्स अ नेशन इन द मेकिंग। आकार लेते लेते चलने वाला ये राष्ट्र है, ये देश है। ऐसे कोई विचार हमारे सामने आज भी आते हैं। क्या हम मानते हैं क्या कि इस देश की जन्म तारीख 15 अगस्त 1947 है? पूरे भारतवर्ष के लिए 15 अगस्त 1947 का एक बड़ा स्वाभिमान है, बड़ा आनंद है, बड़ी एक स्वतंत्रता की नींव जो रची गई थी उनके लिए एक सार्थकता का चिन्ह है। लेकिन हम नहीं ये कह सकते कि भारत का जन्म दिनांक 15 अगस्त 1947 है। बहुत बड़ा इतिहास इसके पीछे है और ये समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्र कल्पना क्या है। किसी भी राष्ट्र जीवन में 3 अवस्थाएं रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। ये केवल राष्ट्र जीवन की बात नहीं, समाज जीवन में भी यही हमें दिखाई देता है। राष्ट्र जीवन की एक पहली अवस्था होती है कि हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हम कौन से दर्शन के सहाध्यायी है, इस दर्शन का, फिलॉसफी का हमारे जीवन पर कौन प्रकार का परिणाम हुआ है। ऐसे दर्शन को हम फिलॉसफी कहेंगे, इस दर्शन को हम आइडियोलॉजी कहेंगे, कुछ भी कहिए। लेकिन भारत राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का एक अपना स्वयं का चिंतन है। उस चिंतन को हम कहते हैं कि ये हमारी फिलॉसफी है। वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं। माता मानने की परंपरा हमारी यहाँ ही है, कोई किसी अन्य देश में नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी मूल जो सिद्धांत है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। किसी में भेद नहीं है। चराचर में एक ईश्वर का वास है और ऐसे ईश्वर को हम नमन करते हैं क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु हम हमारे जैसे सबको देखते हैं, सुख दुखों में सहभागी होते हैं। कोई रक्त का नाता रहता ऐसा नहीं है। लेकिन इस प्रकार की हमारी धारणा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। किसी के बारे में द्वेष नहीं है, प्रत्येक के बारे में एक मित्र भावना हमारे सामने है। और ऐसी संभावना होने के कारण हमारा जो एक मूलभूत चिंतन है, मूलभूत चिंतन समाज को ध्यान में रखकर किया गया है। इस मूलभूत चिंतन में पर्यावरण को ही बहुत बड़ा स्थान है। जैसा मैंने चराचर का उल्लेख किया, वैसे वनस्पतियों का, पेड़ों का, पंचमहाभूतों का भी उल्लेख बार बार हमारे सारे दर्शन में आता है कि हम उनसे उपकृत है।
ऐसे एक उपकृतता की भावना सबके मन में उत्पन्न होती है और अपनी फिलॉसफी इस प्रकार की है, मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं, रक्त का नाता न रहते हुए भी बंधुभाव उत्पन्न होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अर्पण किया, तब के उनके अंतिम भाषणों में एक भाषण है, मुझे लगता है कि वहां भी हमारी एक फिलॉसफी दिखाई देती है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि उदाहरण अपने अभी अभी रहने वाले 71 वर्षों के कालावधि का उदाहरण है, और वो भी डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्तिमत्व का उदाहरण है। उन्होंने कहा था कि रूट्स ऑफ माय फिलॉसफी डू नॉट लाई इन पॉलिटिक्स। मेरे तत्वज्ञान की अगर कोई जड़ें होगी तो वो जड़ें राजनीति में नहीं है, वो धर्म कारण में है, दे लाई इन रिलीजन। और उन्होंने 3 प्रकार की बातें दी थी पूरे समाज को, जिसका संविधान में उल्लेख है ही। वो है बंधुता, स्वातंत्र्य, समता, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी। उन्होंने कहा कि लिबर्टी बड़ी महत्वपूर्ण है और इक्वालिटी भी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इक्वालिटी और लिबर्टी, स्वतंत्रता और समानता को अगर कोई सुरक्षात्मक कवच होगा तो वो बंधुभाव का है। इस देश में समता भी और इस देश में स्वतंत्रता भी बंधुभाव के कारण ही बरकरार है। कुल मिलाकर ये हमारी फिलॉसफी है, कुल मिलाकर ये हमारा तत्वज्ञान है, जो तत्वज्ञान किसी एक ग्रंथ ने नहीं उत्पन्न किया है, सभी के विचार मंथन से हमारे आते आते एक संस्कृति के रूप में हमारे सामने आने लगा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारतीय संस्कृति समाजनिष्ठ है। संस्कृति के जो जो भी परत हमें दिखाई देते हैं वो सारे भारतीय संस्कृति के निष्पन्न किए हुए घटक है। उसमें बंधुभाव की कल्पना आती है, उसमें पर्यावरण की रक्षा की कल्पना आती है, उसमें भूमि को माता मानने की कल्पना आती है। तो राष्ट्र जीवन का पहला घटक है फिलॉसफी, हमारा दर्शन। उसी दर्शन के प्रकाश में दूसरा आता है वो हमारी मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम। इसी प्रकाश में है जो हमारी मूलभूत दर्शन की संकल्पना है, उसी के प्रकाश में हमारी मूल्य व्यवस्था है। और इस मूल्य व्यवस्था में मानवता से लेकर विश्वात्मक कल्याण की कल्पना है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान की भूमि सब समाज के लिए इतनी मातृवत है कि ह्यूमैनिटी नीड्स टू बी स्पिरिचुअलाइज। मानवता को भी अध्यात्म में समाविष्ट किया है। अध्यात्म की कल्पना है, मानवता की कल्पना है, मनुष्य के समानता की कल्पना है। हमारी मूल्य व्यवस्था उसमें आती है, और इस मूल्य व्यवस्था के आधार पर समाज की सारी रचना हमें दिखाई देती है, कोई आजकल की मूल्य नहीं है। और इसलिए समाजनिष्ठ संस्कृति का दर्शन हमारी मूल्य व्यवस्था में होता है। वो मूल्य व्यवस्था सभी समाज को हम बंधु भगिनियों के रूप में देखते हैं। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में जब स्वामी विवेकानंद ने कहा डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो हम देखते हैं कि तालियां बजी, लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। हिंदुस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, हम सब सामने जो लगते हैं उनको हम बंधु भगिनी कहते हैं। इतना बड़ा उच्च तत्वज्ञान एक मूल्य व्यवस्था के रूप में हमारे सामने आया। राष्ट्र संकल्पना को आकार देने में ये मूल्य व्यवस्था दूसरा घटक है। तीसरा घटक स्वाभाविकता उत्पन्न होता है, दर्शन, दर्शन के बाद मूल्य व्यवस्था, मूल्य व्यवस्था के बाद अगर कोई तीसरा घटक उत्पन्न होता है तो उसके अनुसार अपना व्यवहार, बिहेवियर। समाज में व्यवहार को मान्यता तब ही होती है जब ये व्यवहार हमारे दर्शन और हमारे मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यवहार इसके अंतर्गत नहीं आता तो समाज उसको मान्यता नहीं देता है। समाज की मान्यताओं के आधार पर सभ्यता उत्पन्न होती है, और सभ्यता संस्कृति का ही एक अंग होती है। सिविलाइजेशन संस्कृति से उत्पन्न होती है, मनुष्य के व्यवहार के कारण ये होता है, और ऐसे व्यवहार इस मूल्य व्यवस्था के प्रकाश में हमारे सामने आते हैं।
उदाहरण तो बहुत कुछ हमारे सामने, जो व्यवहार हम स्वयं कर रहे हैं समाज में, उस व्यवहार को हम आदर्श के रूप में सामने रखते हैं। हमारी सारी नीति कल्पना इसी व्यवहार से आई है। अभी इसी दरम्यान टेलीविजन पे रामायण दिखाया जा रहा है। रामायण में हम देखते हैं कि विभीषण रावण के बंधु होते हुए भी विभीषण रावण को छोड़कर आते हैं। हमारे किसी भारतीय के मन में इस प्रकार की शंका नहीं आई कि वो बंधु होते हुए भी इसको, क्योंकि दुष्कर्मों का धनी था रावण, और ऐसे दुष्कर्मों को छोड़कर सत्कर्मों के पीछे लगने वाले थे विभीषण। इसलिए वो बंधु होते हुए भी समाज ने उनको आदर सम्मान का स्थान दिया है। बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। महात्मा गांधी अपने हिंद स्वराज नाम के पुस्तक में लिखते हैं कि सारे समाज के अगर कोई एक अंतिम चरण होगा तो अंतिम चरण है मेरे पास उपभोग करने के साथ जो भी है वो मैं कम से कम उपभोग करूंगा, और ऐसे उपभोग के बाद में जो कुछ शेष रहेगा वो समाज के लिए उपयोग में आएगा। हमारे उदाहरणों में, हमारे बिहेवियर में भी समाज को ही स्थान है। पर्यावरण की रक्षा क्यों करनी? क्योंकि पर्यावरण समाज की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा क्यों करनी है? क्योंकि धर्म समाज की रक्षा करता है। धर्मो धारयते प्रजा। और ऐसी समाज की रक्षा करने वाला समाज होने के कारण हमारे सारे व्यक्तिगत व्यवहार भी उसी पद्धति से है। केवल व्यक्तिगत व्यवहार नहीं, तो हमारे सारे त्योहार भी उसी पद्धति से है। और ऐसे होने के कारण हमारा मूलभूत जो पहला फिलॉसफी का विषय है, उसके प्रकाश में हमारे दिखने वाले हमारी मूल्य व्यवस्था है, इटर्नल वैल्यूज है। वैल्यूज में परिवर्तन नहीं होगा, उसमें युगानुकूलता आएगी, लेकिन मूल कल्पना है वो वैसी रहेगी। और हमारे व्यवहार है। मैं समझता हूं कि इन तीनों को मिलाकर हमारी राष्ट्र कल्पना अस्तित्व में आती है। राष्ट्र क्यों? राष्ट्र समाज की रक्षा करने के लिए। राष्ट्र कल्पना क्यों? राष्ट्र कल्पना राज्य को भी नियंत्रित करने के लिए। राष्ट्र कल्पना क्यों? क्योंकि राष्ट्र कल्पना स्वायत्त है। राजा को भी राष्ट्र कल्पना के अनुसार ही अपना व्यवहार करना चाहिए। बहुत पुराने दिनों में न राज्यम न च राजासित न दंड्यो न च दंडिकाः, धर्म ही उसका नियंत्रण करेगा। कोई दंड करने वाला नहीं है, कोई दंडिक नहीं है। राजा की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का चिंतन हमारे यहाँ रखा गया है। समाज ही अपना चिंतन करेगा, समाज ही अपने लिए नियंत्रण और नियमन करेगा। स्टेट विल विदर अवे कहने वाले कार्ल मार्क्स थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बात आज की चर्चा में नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि हमारा मूल जो चिंतन है वो मूल चिंतन इस राष्ट्र को उद्धारित करने के लिए, उन्नयन करने के लिए है। प्रत्येक राष्ट्र का एक स्वभाव होता है। हमारा भी एक स्वभाव है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत राष्ट्र के लिए भी देयर इज अ डेस्टिनी टू अचीव, एक नियति है, उसको प्राप्त करना है। देयर इज अ मिशन टू फुलफिल, एक सत्कार्य है, उसको पूरा करना है। और देयर इज अ मैसेज टू डिसेमिनेट, एक संदेश है जो पूरे विश्व को देना है। क्या संदेश होगा? राष्ट्र कल्पना स्वायत्त है। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि राष्ट्र कल्पना एक जीवंत वस्तु है। इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ जन्म हुआ पता नहीं, कहाँ अंत होने वाला है, कोई अंत तो होने वाला है ही नहीं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये अक्षुण्ण प्रवाह करने वाली बात है। इस प्रवाह को अगर कोई रोकने का प्रयास करेगा तो राष्ट्र कल्पना के अंदर आने वाला राष्ट्रीय समाज ही उसको दूर करेगा। और इसलिए राष्ट्र कल्पना के आधार पर सब राष्ट्रीय विषय हमारे सामने आ गए। राष्ट्रीय मनोवृत्ति, राष्ट्रीय सदाचरण,
राष्ट्र को सामने रखते हुए चलने वाली सारी व्यवस्थाएं, ऐसी राष्ट्र कल्पना हमारे सामने आती है। कौन सी राष्ट्र कल्पना है, ऐसे बड़े से प्रश्न पड़ते हैं। कौन से समाज के लिए राष्ट्र कल्पना है? एक उदाहरण बड़े प्रकर्षता के साथ मेरे सामने आता है। 1950 में सोमनाथ का पुनर्जीवन हुआ, पुनरुत्थान हुआ। जिस सोमनाथ को 18 बार लूटा गया था, मंदिर का विध्वंस किया गया था, मूर्तियों को तोड़-फोड़ करके फेंक दिया गया था, बहुत बार प्रयास हुए उसको पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से। स्वतंत्रता मिलते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सोमनाथ का पुनरुत्थान हम करेंगे, वहां बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी आदर के साथ पुनर्स्थापना होगी। दुर्भाग्य से सरदार जी जीवित नहीं रहे, लेकिन इतिहास में है कि इस देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय उस पुनरुत्थान के लिए सोमनाथ आए। मुहूर्त निकालकर वहां प्रस्थापना की गई। उनका भाषण बड़ा प्रसिद्ध है। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं, इस मुहूर्त पर मैं प्रस्थापना इसलिए कर रहा हूं कि इस देश का छीना हुआ स्वाभिमान मैं बड़े सम्मान के साथ उनके पहलू में डाल रहा हूं। कौन सा समाज, कौन से समाज को सम्मान के साथ वो वापस दे रहे हैं उसका छीना हुआ स्वाभिमान? तो हमारी पहचान उस समाज की है जो राष्ट्रीय समाज है, जो समाज इस भूमि का एक मुख्य आधार है। राष्ट्र की व्याख्या करते समय पंडित दीनदयाल जी 4 बातों का उल्लेख करते हैं। उसका उल्लेख करके मैं राष्ट्र और राज्य के विषय के पास जाना चाहता हूं। राष्ट्र की अवधारणा क्या है? व्याख्या करना तो असंभव है, व्याख्या के झंझट में तो हम भी नहीं पढ़ सकते, मेरी तो बिल्कुल क्षमता नहीं है। लेकिन राष्ट्र की कल्पना के बारे में 4 घटक हमारे सामने दिखाई देता है। पहला रहता है कि किसी भी राष्ट्र के लिए भूमि चाहिए। हम देखते हैं कि उस भूमि को ही हम मानचिन्ह कहते हैं, उस भूमि को ही हम सीमाओं में बांधे हुए देखते हैं। छोटे से छोटा देश भी अपनी भूमि के बारे में स्वाभिमान रखता है। 1 इंच भी भूमि के लिए वो प्राणार्पण करने के लिए तैयार होता है। सुई नोक भर भूमि के कारण हुआ महाभारत भारी, ऐसा हमारे गीत में हमने सुना है। तो ये पहले लगता है कि उसको एक भूभाग है, एक भूमि है, उस भूमि पर हम सब निवास करते हैं। सुजल सुफल भूमि हमको सब कुछ देती है, और अपनी माता के स्वरूप में रहने वाली भूमि, उस पर निवास करने वाले हम उस भूमि को माता मानते हैं। ये दूसरा घटक है। तीसरा घटक है कि ऐसे भूमि पर रहने वाले लोगों की भावनाएं, महत्वाकांक्षा, समस्याएं, पराक्रम पराभव की कल्पनाएं समान है, उनकी परंपराएं समान है। उन परंपराओं में पराक्रम भी आता है, उन पराक्रम इसमें पराभव भी आता है, दोनों समान है, वो उनके ही धनी है। पराभूतों को दूर करके पराक्रम प्रस्थापित करने की महत्वाकांक्षा उन्हीं के मन में आती है जो इस देश का राष्ट्रीय समाज के रूप में आते हैं। और इसलिए राष्ट्र कल्पना में रहने वाली दूसरी कल्पना है इन परंपराओं को मानने वाला समाज, जो राष्ट्रीय समाज है, उसके आधार पर ही राष्ट्र कल्पना जीवित रहती है। चौथा घटक पंडित जी कहते हैं समान शत्रु मित्र भाव। एक ही धरती पर रहेंगे, शत्रुओं को भी पलाते रहेंगे, ये कल्पना नहीं हो सकती। यह है समान शत्रु मित्र भाव है, सम एक है, इसलिए हमारे मित्र भी एक ही है, हमारे कोई अगर शत्रु होंगे तो वो भी समान है। एक भूभाग पर रहने वाला राष्ट्रीय समाज, समान परंपरा और समान आदर्शों को लेकर चलने वाला राष्ट्रीय समाज, इन सारे पराक्रम और पराभवों को, महत्वाकांक्षाओं को ठीक तरह से अपनी धारणा के अनुसार करने वाला समाज और समान शत्रु मित्र भाव रखने वाला समाज राष्ट्र कल्पना के अंतर्गत आता है। हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्र कल्पना है, और इसको आधार लेकर हमारी राष्ट्र कल्पना स्वयंभू है, स्वायत्त है, स्वतंत्र है। इट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ये नेशन इन द मेकिंग नहीं है, ये एक जीवंत वस्तु है। और ऐसी जीवंत वस्तु इसके अपना अपना अस्तित्व दिखाई दिया है, और वो अस्तित्व दिखाई देने के लिए मैं आऊंगा कि राज्य कल्पना और राष्ट्र कल्पना समान है क्या। हम जिस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ते हैं उसमें एक कल्पना सबसे पहले देनी लिखनी चाहिए कि राष्ट्र कल्पना और राज्य कल्पना अलग है। किसी भी राष्ट्रीय समाज को राज्य तो आवश्यक ही होता है, नियमन करने वाला, कानून करने वाला, कानून की रक्षा करने वाला, समाज और व्यक्ति की दैनंदिन जीवनी को सुबल करने वाला, अच्छी करने वाला, अन्यायों को दूर करने वाला, अन्यायी को सजा देने वाला, जो भी कुछ है वो सब एक व्यवस्था, गवर्नेंस के अंडर आता है। राज्य कल्पना ये काम करती है, वो राज्य कल्पना सुदृढ़ रहे, ठीक रहे, इसके तरफ ध्यान के लिए वाला अगर कोई होगा तो वो समाज है। समाज राज्य कल्पना पर अंकुश रखता है, उसी को हम कहते कि राष्ट्र कल्पना है। राज्य के लिए राष्ट्र या राष्ट्र के लिए राज्य, तो हमारी कल्पना ऐसी है जिसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं कि राष्ट्र के लिए राज्य है। जब राज्य राष्ट्र भावना को छोड़कर कुछ और बातें करने लगता है तो राष्ट्र भावना उसको सुधारने में अग्रज रहती है। बहुत दूर के और बहुत पौराणिक संदर्भ तो दिए जा सकते हैं, लेकिन हम हमारे राज्य व्यवस्था में देखते हैं समाज मन को ठुकराकर अगर कोई राज्य व्यवस्था अस्तित्व में आती है तो एक तो समाज की उसे मान्यता नहीं रहती है, शायद वो लोकतंत्र के कारण सत्ता में बैठ भी जाए। लोक सत्ता होगी लेकिन लोक सम्मान नहीं होगा। 1975 और 1977 के 2 वर्षों में इस देश में एक पूरी कुंठित अवस्था थी। आप जानते हैं इमरजेंसी के 2 वर्ष थे। सत्ता पिपासु के कारण पूरे समाज के जो हितैषी थे ऐसे लोगों को जेल में बंद करके रखा था। स्वतंत्रता की कल्पना को विरोध करने वाले लोगों को जेलों के दरवाजे दिखाए जा रहे थे। जब ये काला पर्व समाप्त हुआ, लोग बाहर आ गए, चुनाव घोषित हो गए, रक्त का एक ही बिंदु न गंवाते हुए इस देश में इस कान का उस कान को भी ना समझते हुए सत्ता परिवर्तन हुआ। समाज की अंकुश शक्ति को वहां अनुभव में लाया गया। राष्ट्र कल्पना समाज के अंकुश शक्ति को लेकर सामने जाती है। राष्ट्र के लिए ही राज्य होना चाहिए। राज्य तो एक कपड़ा है, राष्ट्र अंतरात्मा है। और ये भूमिका हम इसलिए रखते हैं, हमारे सारे चिंतन में, सनातन चिंतन में इसको सामने लाया है। उस सनातन चिंतन में इस प्रकार की राष्ट्र कल्पना को आगे चलाने वाले बहुत सारे सिद्धांत हमारे सामने आते हैं। आर्य चाणक्य का उदाहरण हमारे सामने है, चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाने वाले और स्वयं राज सिंहासन छोड़कर झोपड़ी को ओर जाकर अपने झोपड़ी में निवास करने वाले आर्य चाणक्य राज्य व्यवस्था को आदर्श सिखाते हैं। प्रत्येक धर्म कल्पना को इस प्रकार की एक व्यवस्था को लगाया गया है। हम जब कहते कि धर्म कल्पना के अनुसार राज्य व्यवस्था हो तो उसमें राष्ट्र कल्पना ही आती है, और इसलिए राज्य श्रेष्ठ है लेकिन राज्य राष्ट्र से ऊपर नहीं है। पश्चिम के देशों में इस प्रकार की बिल्कुल अलग सी भावना हम जो रहते हैं कहते हैं उससे बिल्कुल अलग, डायगोनिकली अपोजिट ऐसी भूमिका उनकी है। वो उसमें कहते हैं कि नेशन एंड स्टेट एक ही है। नेशन स्टेट थियरी में उनको ऐसा लगता है कि राज्य ही सर्वंकष है, राज्य ही सर्वांगीण उन्नति का ठेका लेकर बैठा है, राज्य साधन है, राष्ट्र कल्याण साध्य है। शब्द प्रयोग अन्य अन्य होंगे, कोई राष्ट्र को ही समाज कहेगा, कोई राष्ट्र को ही राष्ट्र समाज कहेगा, कोई राष्ट्र को ही किसी और दृष्टि से संबोधित करेगा,
लेकिन आशय तो हमारे सामने दिखता है कि राज्य अनेक होते हैं लेकिन राष्ट्र भी एक होता है। शिवाजी महाराज के पूर्व के समय में हम देखते थे कि राज्य हमारे नहीं थे लेकिन राष्ट्र हमारा था। राष्ट्र कल्पना की जो सारी बातें थी वो राज्य हमारा न होते हुए भी वहां होती थी। और इसलिए हमारे देश का जन्मदिन 15 अगस्त 1947 हो नहीं सकता, हम नहीं कहेंगे। स्वतंत्रता दिन है, उसके बारे में मेरे मन में और आपके मन में परमादर है। उस प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष हम सब ने मिलकर किया है, हमारे पूर्वसूरियों ने किया है। लेकिन वो राष्ट्र कल्पना के अंतर्गत ही आता है। ऐसे स्वतंत्र समाज के मन में इस राष्ट्र कल्पना को दृढ़ करना, क्योंकि राष्ट्र कल्पना ही इस देश की चिति है, चित्तत्व है। पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि राष्ट्र ही चित्तत्व है। क्या चित्तत्व है हमारा? राष्ट्र सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट। इस नाम से हम आजकल बात करते हैं। जो भी हम कहेंगे वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव के आधार पर कहेंगे। संघ के नाम में ही राष्ट्रीय है। ये राष्ट्रीयता भौगोलिक नहीं है, ये राष्ट्रीयता राष्ट्र स्वरूप को ध्यान में लेकर उत्पन्न की हुई राष्ट्रीय कल्पना है। हम राष्ट्र के ध्वज के प्रति नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भौतिक दिखते हुए भी हम उसके प्रति आदर उत्पन्न करते हैं। राष्ट्रगीत का पठन करते समय खड़े रहते हैं। इसमें कोई पक्ष नहीं, प्रांत नहीं, भाषा नहीं, पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं। ऐसी बहुत कुछ बातें हमारे समाज में है कि जो इन छोटी छोटी सीमाओं को छेड़कर, तोड़कर एक लार्जर एंटिटी बनाते हैं। और वो लार्जर एंटिटी है हमारी राष्ट्र कल्पना। राष्ट्र कल्पना की परिधि सबसे बड़ी है और उस परिधि के अंतर्गत आता है राज्य। और इसलिए राज धर्म का पालन करो, ये कहने वाला ऋषि मुनि दरबार में जाकर अपना दंड राजा के सर पर रखता है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने वेदों के वांग्मय में पढ़ा है। राजा अगर उद्दंड होने लगा, कहने लगा कि मुझे दंड करने वाला कोई नहीं, तो ये वलकल पहनकर जाने वाला एक ऋषि उसके सर पर दंड रखकर कहता है कि मैं हूं, हम है, राष्ट्र है हमारे पीछे। राष्ट्र कल्पना एक पवित्रतम कल्पना है और उस पवित्रतम कल्पना को चीटी के रूप में देखना, यानी समाज को जो मान्य है उसको ही स्वीकार करके हम जाएंगे, इसको देखना। बहुत सारी प्रचितियां आती है। राष्ट्र धारणा की कल्पना हमारे राजनीति में है, संस्कृति में है, शिक्षा में है, समाज जीवन के प्रत्येक पहलू में है। हम जाते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के जो सभाध्यक्ष है उस सभाध्यक्ष के सामने लिखा रहता है धम्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म का चक्र परिवर्तित करने का काम हम करेंगे। न्यायमूर्ति के वहां लिखा जाता है यतो धर्मस्ततो जयः। इस देश के स्वतंत्रता के पश्चात बोधवाक्य क्या होना चाहिए, कुछ ज्यादा समय नहीं करना पड़ा है, वो संविधान में लिखा है सत्यमेव जयते। हमारे संविधान में पूरे राष्ट्र जीवन के चित्र हमें दिखाई देते हैं। आजकल वो कॉपी वितरित नहीं होती है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीए नंद, शायद मेरा नाम, उनको बताया था कि राष्ट्र के चित्र को प्रदर्शित करने वाला संविधान का स्वरूप रखें। आज भी वो प्रतियां उपलब्ध है 22 पन्नों में। हर एक चैप्टर के पास कहीं रामायण का चित्र है, कहीं महाभारत का चित्र है, कहीं भगवान गौतम बुद्ध के चित्र है, कहीं महायुद्ध के चित्र है, महाभारत के चित्र है, झांसी के रानी का चित्र है, सुभाष बाबू का चित्र है। तो हमारे देश का मानस जो रहता है वो मानस को नियंत्रित करने वाली कल्पना होगी राष्ट्र कल्पना। उस मानस को व्यक्त करने वाली कल्पना होगी राष्ट्र कल्पना।
और इसलिए राज्य आवश्यक है, लेकिन राज्य सर्वतोपरि नहीं। राज्य सुचरित रूप से चले, इसके लिए राष्ट्र कल्पना को बलवान करना आवश्यक है। पंडित जी उसको कहते विराट को संपन्न करना है। ऐसे चीती को सचेत करके, चीती के प्रकाश में ही अपनी सारी यात्रा चलाते चलाते इस विराट रूप समाज के नीति, न्याय, समता, बंधुभाव, इस प्रकार के विषयों में हम समाज को आगे लेकर जाएं। समाज की इन सारी कल्पनाओं में राष्ट्र कल्पना, इसका उच्चार बारंबार होने की आवश्यकता है। ये अंतर अगर समाज के सामने नहीं आया तो राज्य ही सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार की गलत नीति को आगे चलाने वाले लोग तो बैठे ही हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से लेकर इस देश के भूमि को न मानने वाले, संघर्ष को ही मानने वाले, विग्रह को मानने वाले, हमारी जो राष्ट्रीय संपदा है, पुरातन सनातन परंपरा है, उन परंपराओं को छेद देने वाले, कोई एक नया नैरेटिव देने निकले हैं, इस प्रकार की बातें करने वाले, इनके सो कॉल्ड नैरेटिव के अंतर्गत इस देश को दुभंग करने वाले लोग दिखाई देते हैं। अगर ये सारी कल्पनाएं हमारे समाज को एक विषाक्त बनाने वाली कल्पना है तो उनको रोकना चाहिए। उनको रोकते समय पंडित दीनदयाल जी, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, पूजनीय गुरु जी, स्वामी विवेकानंद, उसके पहले रामराज्य की कल्पना रखने वाले महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, भगिनी निवेदिता, इन सारे महानुभावों ने हमें एक संस्कृति की देन दी है। उस संस्कृति के इतने बड़े संचित के आधार पर राष्ट्र कल्पना को उजागर करने वाले विराट को उजागर करने की क्षमता हम में उत्पन्न हो, इसी आकांक्षा के साथ मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूं। मैं प्रबोधन मंच का और सहभागी सब जो बंधु या भगिनी होंगे उनको नमस्कार करता हूं और मेरा निवेदन पूर्ण करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद अनिरुद्ध जी।